हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस एंड इक्विलिब्रियम। लास्ट पार्ट में हमने सारी की सारी थर्मोडायनेमिक टर्म्स आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस की और आई थिंक 8 to 10 टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस की थी। कहाँ से स्टार्ट किया था? सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, देन हम लोग गए थे कुछ स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, साथ साथ हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किए थे क्या, कुछ प्रोसेसेस। अब उन प्रोसेसेस को फर्दर हमें रिलेट करना है। मैंने आपको बताया था कि स्टेट्स ऑफ मैटर में हमें ज़रूरत होती थी PV इज इक्वल्स टू nRT, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने R जनाब को कर दिया है आइसोलेट, कर दिया अलग, और ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के दौरान भी हमने आपसे वहाँ बात की। अब यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ अलग प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे विद द इक्विलिब्रियम स्टेट्स। तो स्टार्ट करें, आइए। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को लेके सुनिए। द ऑपरेशन विच ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या मैंने दो चीज़ों की बात कही थी लास्ट सेशन में? एक तो स्टेट पे डिपेंड करेंगे और दूसरे पाथ पे डिपेंड करेंगे। तो यहाँ जो प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रही हूँ? यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम को लेके। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या चीज़ याद रखनी है? स्टेट ऑफ द सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोसेसेस आएंगे वो सारे के सारे कैसे कहलाएंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, अब ये जो प्रोसेसेस हैं ये आपको पढ़ने हैं, डिपेंडेंट होंगे टेम्परेचर के, वॉल्यूम के, प्रेशर के एंड एन के और क्यू के। हमें पता है क्यू इज हीट। तो अब 1 to 1 इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात की जाएगी आइसोथर्मल प्रोसेस की। आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। ये तो पता है कि जब जो टर्म आ रही है तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, लेकिन मेजरली जो आप क्वेश्चन गलत करके आते हैं वो करके आते हैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के कंफ्यूजन के अंदर। तो अब सुनना बड़े ही ध्यान से, गलती नहीं करनी है, समझना है 1 to 1। तो आइए, सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या कहा है मैंने आपको आइसोथर्मल के रिस्पेक्ट में? मैंने आपको कहा है वो प्रोसेस जहां पर आप टेम्परेचर को क्या रखते हैं? कांस्टेंट। यानी कि मैं कह सकती हूं कि होल ओवर डेल्टी क्या हो गया? 0। ये बात तो ठीक है, ये प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल, लेकिन एक चीज और याद रखनी है, यहां पर हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है। क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में ये नहीं आएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा। क्वेश्चन हमेशा घुमा के आया जाता है और वो क्या होता है कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन यहां पर हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है या नहीं। तो याद रखना है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट, बट इन द प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। क्लियर है बात? सुनिए, कौन सा प्रोसेस कहा मैंने? आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट। नेक्स्ट, एडियाबैटिक। इट इज अ प्रोसेस इन विच no heat exchange occur between the system and surrounding। और जब अभी मैंने कहा कि भाई यहाँ पर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो आप क्या कह सकते हैं? Q इज इक्वल्स टू 0, और हम इसको रिलेट कर रहे हैं पार्शियली, सो डेल Q इज इक्वल्स टू 0। अब कंफ्यूज नहीं होना है हमें एडियाबैटिक और आइसोथर्मल को लेके। बिल्कुल आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है बट देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट, बट इन द प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक यहां पर मैं क्या कह रही हूं? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस। अब जैसे ही टर्म में ही लिखा हुआ है यहां पर बार, और बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की। तो हमें यहां पर कांस्टेंट किन जनाब को करना है? प्रेशर को। तो लीजिए, हो गया ये क्लियर। कौन सा सिस्टम है? इट इज अ प्रोसेस जहां पर कांस्टेंट क्या होगा? प्रेशर। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इज आइसोकोरिक। टर्म पे जाइए, कोरिक रिप्रेजेंट फॉर वॉल्यूम, यानी यहां पर आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम को। तो इस तरीके से आप चारों प्रोसेस मुझे बता सकते हैं। कौन सा कहा? सबसे पहले आइसोथर्मल। कौन जनाब कांस्टेंट किए थे यहां पर? टेम्परेचर। देन एडियाबैटिक। क्या किया था आपने एडियाबैटिक के अंदर? Q को 0 कर दिया। देन आइसोबारिक, बारिक फॉर प्रेशर। कौन है? डेल्टा P। और लास्ट क्या है? आइसोकोरिक, वो क्या है? डेल V। तो कर लोगे?
कंफ्यूज नहीं होना है, अब चारों की चारों हमें रिलेट करना आ गए। आ जाओ नेक्स्ट, अब एक प्रोसेस पढ़ना है, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस? नॉर्मली अगर मैं बात कहूँ कि आप साइकिल चला रहे हैं तो आप या तो आगे की तरफ बढ़ेंगे अगर पैडलिंग आगे हो रही है, और अगर आप बैक पैडलिंग कर रहे हैं तो आप पीछे की तरफ जाएंगे। सो इन द शॉर्ट अगर मैं कहूँ, अगर आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्रोसेस रिवर्स हो रहा है या नहीं? रिवर्स मतलब वापस थोड़ी आ रहे हो, एक वे में जा रहे हो, और बैक पैडलिंग करोगे तो आप रिवर्स भी आओगे। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या कहता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू द ओरिजिनल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग सीरीज ऑफ चेंजेस। मैंने यहां से चलना शुरू किया, मैं यहां तक गई, यहां से फिर मैं दोबारा से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ रही हूं ना, सी। तो दिस इज व्हाट when a system returns to the original state after undergoing set of changes। और अब वो changes क्या थे? मैंने यहाँ एक पॉज लिया बीच में, फिर आपसे 4 बातें समझाई, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ी, फिर मैंने 2 बातें समझाई, फिर मैं वापस जाके अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गई। तो अब यहाँ हमें किससे रिलेट करना है? क्योंकि चल रही है केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ हम किससे रिलेट करेंगे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। यानी कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस है वो किस किस के रिस्पेक्ट में शो किया जाएगा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। अगर मैंने आपसे कहा कि इनिशियली कोई मॉलिक्यूल है ए, उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों ही क्या थे? P1, V1 और T1। अब बात की उससे वो नेक्स्ट स्टेट में प्रोसीड किया, बी स्टेट में गया, वहां पर उसने देखा कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों में चेंजेस आ गए, दे कन्वर्टेड इनटू द P2, V2 एंड T2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट में प्रोसीड किया तो उन्होंने चेंजेस देखे, वॉल्यूम में और प्रेशर में चेंज हुआ है, टेम्परेचर दोबारा से अपने रिवर्स स्टेट में आ रहा है। ऐसे मैं कहूँ और बहुत सारे मैं प्रोसेसेस करवाती हूँ, थोड़ी सी और साइक्लिंग स्टेज जाएगी। आपने देखा इन द एंड जो इनिशियल फेज था ए का, स्टेप 1 में क्या था? P1, V1, T1। रिवर्ट होके लास्ट में क्या आ गया? सेम वही। सो हमने इस डेफिनेशन को क्लैरिफाई किया अच्छे से। The process in which the system returns to the original state after undergoing a series of changes is simply termed as what? Cyclic process. Clear? चलिए, अब ये जो cyclic process है ये भी 2 टर्म में है, one is reversible and another is irreversible। अब equilibrium stage को देखते हुए तो तुम्हें अच्छे से पता है what is reversible and what is irreversible, but यहाँ आपको क्या करना है तो सुनिए। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहलाएगा? अ प्रोसेस और अ चेंज विच इज कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्लोली थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस, इलास्टिक लो, खींचो, एक स्प्रिंग लिया आपने, उसको आप खींच रहे हो, जितना ज़्यादा आप उसको खींचे जा रहे हो वही अपने स्टेट में जा रहा है, लेकिन इन द एंड वो बैक टू सेम स्टेट में आएगा। सो इट इज़ एन रिवर्सिबल प्रोसेस। स्प्रिंग इज एन एग्जाम्पल, इलास्टिक इज एन एग्जाम्पल। सो हमने वही कहा, इनफाइनाइटली स्लो थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स so that the system and the surrounding always remain almost in equilibrium state। ग्रेविटी का एग्जाम्पल लगा लो, मैं इसको यहाँ से फेंकती हूँ, मुझे बताना है ये किसके एग्जाम्पल होगा। ये एग्जाम्पल पूछूंगी, उससे पहले इरिवर्सिबल भी समझाती हूँ। आ जाओ, पहले इसको कर ले। द प्रोसेस इज कंडक्टेड इन सच अ मैनर दैट एट एनी मोमेंट इट कुड बी रिवर्स्ड बाय एन इनफाइनाइटेसिमल चेंज। हमें वो पता है रिवर्सिबल प्रोसेस वही होगा, वो किसी भी स्टेप से वापस आ सकता है अपने ओरिजिनल स्टेट में। द ऑपोजिंग फोर्स एट ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस इनफाइनाइटेसिमली स्मॉलर देन द ड्राइविंग फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा है? ऑपोजिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स से स्मॉल होगी, और यही है एग्जामिनर्स प्रिय लेवल ऑफ क्वेश्चन। समझ गए? आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। अ प्रोसेस विच डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी। उसको कोई मतलब नहीं है, एक बार गया जो गया। एग्जाम्पल, ये पेन फट से छोड़ दूं मैं, वापस आ जाएगा, और इसी की जगह मैंने बॉल ले ली, स्पंज मैंने फेंका, स्पिन करके वापस ऊपर आएगा, होगा या नहीं? तो रिवर्सिबल का एग्जाम्पल कौन हुआ? बॉल वाला एग्जाम्पल। सोफ़ा उठाया, अब क्या कहूँ, स्टैंड अप तो सारे देखते हो। जैसे अनुभव वस्सी जी ने अपने हॉस्टल में क्या फेंक दिया था? वाटर कूलर। वापस आया था क्या?
सीढ़ियों से चढ़ के, यह वापस प्रोसेस था। कैसा प्रोसेस था? इरिवर्सिबल प्रोसेस। भाई फेंक दिया तो फेंक दिया, मैंने ये मार्कर लिया, स्टाइलर लिया, हाइलाइटर लिया, कुछ भी लिया, मेरा मन क्या, एक झटके में फेंक दिया, नीचे गया, खत्म, वापस नहीं आया। सो दिस इज इरिवर्सिबल। जो चीज़ वापस आ गई अपने वापस ओरिजिनल स्टेट में कितने भी चेंजेस के दौरान, सिंपली रिवर्सिबल। कर लोगे। एक्सप्रेशंस भी पढ़ेंगे, पूरा की पूरा फॉर्मुलेशन भी पढ़ेंगे आगे चल के। अभी पढ़ रहे हैं टर्म्स अच्छे से। अब डिफरेंसेस देख लो कुछ इन दोनों के। इट इज़ अ प्रोसेस, ये तो तुम्हारी फेवरेट लाइन रही है हमेशा से। ये लाइन तो आपको आंसर ना भी आता हो तो भी लिख के आते हो एग्जाम में, क्योंकि फेवरेट जो रही है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहला जाता है, वो प्रोसेस जो रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करता है ना, वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है मैम। ये लो फेवरेट लाइन, वो रिवर्सिबल। इट इज़ एन आइडल प्रोसेस एंड टेक्स इनफाइनाइट टाइम। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, जबकि वो फाइनाइट टाइम में होता है। इट अकर्स थ्रू इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, एग्जिस्ट ओनली इन द बिगिनिंग एंड द कंप्लीशन। यानी हम कहें तो वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। In this process, the opposing force and driving force differ only by infinitesimally small magnitude. और उसमें आप कहेंगे तो क्या होगा, large. Work obtained is maximum. क्यों, काम क्यों नहीं ज़्यादा हो रहा, गया फिर वापस आया, अपने स्टेट में तो आया। और irreversible वाला क्या करता है, गया तो गया, वापस आना है नहीं आना देख लेंगे, देख लेंगे तो रिवर्सिबल हो गया, नहीं देखा तो irreversible, नहीं आया। So work obtained is not maximum. अब देखो मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब एनर्जी का ट्रांसफर कैसे कैसे होता है, तो देखो द टू इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग आर हीट एंड वर्क। कौन कौन है वो जनाब, एक है हीट और दूसरे हैं वर्क। ये लो, ठीक है। अब क्या करोगे, हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। अब हीट का आपको पता है या तो सिस्टम में या फिर सिस्टम के बाहर भी पास की जाती है। वर्क इज डन और बाय द सिस्टम। ये दो टर्मिनोलॉजी पहले इंपॉर्टेंट लिख दिया है, अच्छे से दिमाग में डाल लेना। हीट के रिस्पेक्ट में कैसे पूछा जाएगा, इनटू और आउट, गलत मत कराना। इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम के रिस्पेक्ट में हीट, और जब वर्क की बात होगी ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, इनकी बात होगी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हीट, एनर्जी इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसी को तो आप क्या कहते हैं, हीट। और किस पे, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बात होगी। अब इस एक्सचेंज को देख लेते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने लिड लगा रखी है, तुम बताओगे, क्योंकि पहले सेशन में बहुत बढ़िया तरीके से समझाई है ये बात। यहाँ मैंने लिड लगा रखी है, बंद कर रखा है, यहाँ मैंने बंद नहीं कर रखा। तो मुझे बताओ किस में एक्सचेंज ऑफ हीट का प्रोसेस होगा, किस में नहीं होगा, सिस्टम और सराउंडिंग में। अब वैसे यहाँ लिखा हुआ तुम्हें सब दिख रहा है, लेकिन मैं इसको छुपा लेती हूँ एक बार के लिए, तो जल्दी से बता दो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा। चलो मैंने छुपा दिया। अब एरो से भी तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, हीट बाहर की तरफ जा रही है या नहीं, एरो बाहर की तरफ है या नहीं, है ना। इसका मतलब क्या है, सिस्टम से हमें हीट बाहर लिबरेट आउट हो रही है। तो आप कहेंगे एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम और ये इसके बराबर वाला कौन है, सराउंडिंग, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। हीट बाहर कैसे, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, मस्त चिल्ड कोल्ड ड्रिंक की बॉटल फ्रिज में से निकाल दी, रख दी बाहर। थोड़ी देर बाद क्या होती है, वो सराउंडिंग से हीट लेके गर्म होना शुरू हो जाती है, होती है नहीं, या ठंडी रखी रहती है कि नहीं, आप जब पियोगे मैं तो तभी थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होंगी, उससे पहले तो मजाल की मैं टस से मस हो जाऊँ, ऐसा कहती है क्या कोल्ड ड्रिंक, नहीं ना। क्या होता है, आउटर एनवायरनमेंट से जैसे ही उसको हीट मिला, सराउंडिंग से जैसे ही हीट मिला, उसने अपना ट्रांसफ़र शुरू कर दिया। सो यहाँ पे यही कहा है, एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। आपने कहा कि भाई वहाँ पर क्योंकि वो बहुत ठंडी रखी थी, उसका सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होने लग गया, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू, वो गर्म होना शुरू। नेक्स्ट वाले में क्या कहा गया है, अब आप देखो हीट आप दे रहे हैं, तो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। यहाँ कौन सा केस है, चाय वाला। तो दोनों बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो, दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, उसको आप क्या कह रहे हैं, Q।
ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसी को आप हीट कह रहे हैं और रिलेट किससे कर रहे हैं, Q से। तो अब याद रख लोगे एक चीज़, क्या चीज़ है, हीट अब्जॉर्ब्ड, और क्या मैं हाईलाइट करूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बाय द सिस्टम, हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो हमेशा याद रखना है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। कर लोगे? तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा दैट इज हीट जो है हमारा Q है ग्रेटर देन क्या होगा, 0। अब इसी की जगह हीट गिवन आउट, फिर से कौन जनाब, बाय द सिस्टम, क्या होगा, नेगेटिव। तो बता दोगे, बात समझ में आई क्या कहा मैंने, हीट अब्जॉर्ब सिस्टम के द्वारा हो रही है। मुझे हीट की ज़रूरत है, मुझे ठंड लग रही थी, मेरे को हीट मिली, तो मैं क्या हो गई, पॉजिटिव, मीन्स Q इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है सिस्टम के द्वारा। अब जब सिस्टम से रिलीज हो रही है तो क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा लोग, मैं फिर से वही कहूँगी, यही क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर बनते हैं बेसिक से। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो अब याद रख लोगे, सिस्टम हीट ले पॉजिटिव, सिस्टम हीट दे नेगेटिव। कर लोगे, लेना पॉजिटिव, पैसे मिला, पैसे का खेल है बाबू भैया, पैसा मिला, पॉजिटिव हो गई मैं, पैसा खर्च हो गया, नेगेटिव हो गई मैं। अब बताओ इससे ज़्यादा बेसिक एग्जांपल क्या दूँ, अब समझ लो, पॉजिटिव हो गए तो मैं बड़ी, Q इज़ ग्रेटर देन 0, मैं बड़ी हो गई ना पॉजिटिव होते ही, और मेरा पैसा गया बाबू भैया तो क्या होगा, Q इज़ लेस देन 0। चलो कर लोगे, आओ, ये रहा सिस्टम, सिस्टम के साथ हो गई क्या गड़बड़, हीट दे दी सिस्टम को, तो बाबू भैया के पास पैसे आए, बाबू भैया के पास पैसे आए, क्यों, हम बड़े हो गए, और यहाँ हीट दे दी सिस्टम से, बाबू भैया ने पैसे दे दिए, सिस्टम है बाबू भैया हमारे, इन्होंने पैसे दे दिए, तो बाबू भैया हो गए नाराज़, उन्होंने कहा मैं तो छोटा हो गया बाबू, तो ये लो। अब इसी को वर्क से रिलेट कर दूँ तो वर्क के केस में भी क्या होगा, जब सिस्टम पे काम हो रहा है, मेरे ऊपर काम हो रहा है, मैं सिस्टम हूँ, मेरे ऊपर मेहनत हो रही है, तो मैं ज़्यादा पॉजिटिव हो जाऊँगी ना, मेरी एफिशिएंसीज और बढ़ जाएंगी, मैं स्ट्रांग हो जाऊँगी। और तो क्या हो गया, ऑन द सिस्टम बात हो तो W बड़ा, बाय द सिस्टम हो मेरे द्वारा किया जा रहा है, यानी मेरी एनर्जी जा रही है वहाँ पर, तो W लेस देन 0, ये लो, ठीक है। चलो, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम मेरे ऊपर, मैं पॉजिटिव हो गई, मैं घर में गेस्ट आए, मुझे खुशी हुई, मेरे ताऊजी ताई जी आए, उन्होंने मेरे को आके, क्योंकि मुझे पता है अब मुझे मिलेगी जेब खर्ची, पॉकेट मनी, तो कहीं ना कहीं ताऊजी वगैरह आए, उन्होंने मुझे पैसे दिए, तो मैं खुश, भैया मेरे पे वर्क हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मुझे पैसे दिए गए, मेरे भाई को नहीं दिए गए, पॉजिटिव हुई मैं बड़ी हो गई, मेरे पास पैसा आया, फिर से वही पैसे का खेला बाबू भैया। और जब मम्मी, जैसे ही ताऊजी वगैरह गए, मम्मी ने आके पूछा पैसे दे जो ताऊजी ने दिए थे, मुझसे मेरी माँ ने पैसा छीन लिया, वर्क डन बाय द सिस्टम, मैं नेगेटिव हो गई और मेरे पैसे चले गए, तो मेरी क्या हुआ, मैं और स्लो हो गई। बस इससे ज़्यादा बेसिक से तो तुमको कैसे समझाया जाए, तुम्हारी लैंग्वेज है ये, समझ गए। चलो आप समझ जाओगे, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, बढ़िया। अब यूनिट्स भी पढ़ लो इसकी, वर्क की। CGS में अर्ग्स कहा जाता है, SI यूनिट्स में जूल्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो इक्विवेलेंस बिटवीन जूल्स एंड अदर यूनिट्स ऑफ वर्क इज, पूछा जाए तो याद रखना 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, और दिस कर लोगे 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अब वर्क डन, the common forms of work that we come across in the study of thermodynamics are pressure, volume, work और electrical work। अब वर्क डन पढ़ेंगे हम, क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क,
और इलेक्ट्रिकल वर्क। तो चलो मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है। ये बंदा है, जैसे मैं यहाँ, एक तो मैं यहीं खड़ी हूँ, हिल ही नहीं रही अपनी जगह से, एक मैं यहाँ से यहाँ तक थोड़ा चल के गई, या फिर मेरे साथ में सेम वही चीज़ कि देखो मैं चल रही हूँ, कुछ ना कुछ काम मैं कर रही हूँ, यहाँ मूवमेंट हो रहा है। ये जो बॉक्स था ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होके आगे गया है, यानी कि यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है, वर्क। उस केस में क्या हो रहा है, एक जगह हाथ लगा के खड़ा है, बस खड़ा है, ना वो बॉक्स हिल रहा ना वो खुद हिल रहा, तो क्या वहाँ वर्क हो रहा है? नो, नो वर्क। समझ गए? चलो अब इस प्रेशर वॉल्यूम वर्क को भी मैं एक बार डिफाइन करूं तुम्हारे साथ। तो इस प्रेशर वॉल्यूम वर्क में क्या कहोगे, ये मेरा एक सिस्टम है। अब सिस्टम में मैंने जैसे ही यहाँ पर ये एयर बबल्स है, मैं या तो इस पिस्टन को अंदर की तरफ धकेलूँ, प्रेशर एक्सटर्नल देना पड़ेगा मुझे अंदर की तरफ के लिए, या फिर आप कहो कि इंटरनल प्रेशर इतना ज़्यादा है इन गैसेस मॉलिक्यूल्स का कि इसको बाहर धकेल रहे हैं। तो दो तरीके के प्रेशर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं पिस्टन के ऊपर, एक एक्सटर्नल प्रेशर, एक इंटरनल प्रेशर। सेम आप वहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आप फोर्स पुल कर रहे हैं। भाई गुब्बारे में हवा भरते हो, जितनी ज़्यादा भरते हो तभी तो वो फूलता है, तो तुम्हारी प्रेशर लग रहा है या नहीं। सेम चीज़ मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और मैं इसको धकेल रही हूँ। सी, मैं फोर्स अप्लाई करके इसको धकेल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रेशर है। अब आपको यही चीज़ पढ़नी है कि कब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, कब इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है। इन्हीं चीज़ों को अब हम रिलेट करेंगे 1 to 1। चलो तो चलो अब क्या देखना है, हम एक बात करेंगे एक्सप्रेशन की पीवी वर्क के लिए। किसके? प्रेशर वॉल्यूम वर्क के रिगार्डिंग एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो यहाँ देखो मेरे पास दो पिस्टन्स हैं, एक पिस्टन में आप देख रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर और एक में आप देख रहे हैं कौन सा है, इंटरनल प्रेशर। अब आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि किस में एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, किस में इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप यहाँ देखिए, अगर मैं इस पिस्टन के रिस्पेक्ट में बात करूँ, फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में इसमें बात की जाए, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है यहाँ से आप इसको धकेल रहे हैं। आप इसको यहाँ से जब धकेल रहे हैं तो आपने देखा एक चेंज आया, आपने पिस्टन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज किया है। इसको इधर ले लूँ, आओ भाई आ जाओ, ठीक है। तो अब ये देखो, ये मेरा फर्स्ट पिस्टन, ये मेरा सेकंड पिस्टन। चेंजेस पहचानना, मैंने ये पिस्टन था, मैंने इस पिस्टन को धकेलना शुरू किया, यहाँ से मैं इस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ। जैसे ही मैं ये एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ तो आप सेकंड वाले में स्टेट चेंज देखिए कि एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते ही यहाँ पर इनिशियल और फाइनल स्टेट में चेंजेस आए या नहीं आए? आए। तो आप कह रहे हैं एक टर्म में क्या, इनिशियल और एक फाइनल। और साथ साथ आपको यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि ये जो इंटरनल प्रेशर है और एक्सटर्नल प्रेशर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सी दिस डिफरेंस, ये जो आपको डॉटेड एक्सप्रेशन से मैंने दिखाया है, ये रहा। आप डिफरेंस देखिए कि इन दोनों में डिफरेंस भी ज़्यादा है। तो आप इन द एंड ये कह सकते हैं कि एरिया जो है यहाँ पर होल ओवर डिपेंड करेगा किस पे, वॉल्यूम पे। तो और वॉल्यूम को आप कैसे ले रहे हैं, इनिशियल और फाइनल दो स्टेट्स में आप ले रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि ये जो वॉल्यूम में चेंज आया किसकी वजह से आया, प्रेशर की वजह से। प्रेशर मैंने बाहर से प्रोवाइड किया, मैंने कहा उसको एक्सटर्नल प्रेशर। इनिशियल फेज में वो जो था पूरे पिस्टन का आपने देखा, और जब मैंने जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया आपने कहा वॉल्यूम में चेंज आ गया। भाई इनिशियल टू फाइनल में चेंज आ गया और देयर इज अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन बोथ द वॉल्यूम्स। तो क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि एरिया इक्वल्स टू पी डेल वी, होगा या नहीं? और ये जो डेल वी है वो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही है। अब जब आप फाइनल माइनस इनिशियल की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो इनिशियल वाला है वो ज़्यादा है, तो मेरा ओवरऑल वर्क जो है यहाँ पर वो नेगेटिव हो जाएगा, होगा या नहीं?
क्योंकि मेरा इंटरनल वाला प्रेशर ज़्यादा है। तो आपने कहा होल ओवर मेरा वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। तो आप इसको यहाँ लिखते हैं W इज इक्वल्स टू माइनस, क्या लिखते हैं, W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इंटरनल वाला ज़्यादा है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, P एक्सटर्नल, क्योंकि प्रेशर जो है आप बाहर से प्रोवाइड करा रहे हैं। यही डिफरेंस है फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक्सप्रेशन में। फिजिक्स में ये एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव होता है, केमिस्ट्री के अंदर ये एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन देखना है, साथ साथ ये देखना है कि फिजिक्स वाले पार्ट से पूछा गया है या केमिस्ट्री वाले पार्ट से। तो गलती मत करके आना, यहाँ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए माइनस नहीं लगाया है। यहाँ पर आपका जो वर्क डन है वो क्लियरली विजिबल है कि इंटरनल वाला ज़्यादा है फाइनल वाले से, और होल ओवर रिजल्टेंट आप निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, एंड वी नो दैट द इनिशियल वन इज मच ग्रेटर देन द फाइनल वन, सो द होल ओवर वर्क डन ओवर हियर इज इन द नेगेटिव फॉर्म। कर लेंगे, क्या लिखा मैंने, W इज इक्वल्स टू माइनस P डेल V, और P कैसा है, एक्सटर्नल प्रेशर। ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो एक्सप्रेशन क्या आ गया, W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल V, यही मैंने आपको बताया। अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अभी हम बेसिक टर्म्स ही क्लियर कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस हम 1 to 1 करेंगे सारे। व्हाट इज अ प्रोसेस, जो हमें चेंज शो करे स्टेट में, और किसके, स्टेट ऑफ द सिस्टम, वही प्रोसेस कहलाता है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से फिर नीचे गई, नीचे से फिर इधर गई, फिर वापस इधर आई, तो मैंने 4 प्रोसेस शो किए। या फिर मैं पहले यहाँ से उतरी, सीधे बाहर गई, बाहर से घूम घाम के आई, लास्ट में यहीं आई। सो होल ओवर मैं चेंजेस की बात करूँगी, विद द सीरीज ऑफ स्टेप्स की बात करूँगी, देन कन्फाइन टू द नेक्स्ट फाइनल ओरिजिनल स्टेट। सो आपने कहा व्हाट इज अ प्रोसेस, इट रिप्रेजेंट द चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड अगेन 4 to 1। चलो ये हमने पढ़े। आइसोथर्मल क्या हो जाएगा, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बट देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट, क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक मींस प्रेशर कांस्टेंट, एडियाबैटिक हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, Q कांस्टेंट। और पूछ लिया जाए साइक्लिक प्रोसेस, जहां पर वॉल्यूम भी 0 और वर्क डन यानी कि हीट के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो वो भी 0। चलो अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, बेसिक टर्म्स है, थोड़ा सा समझ लो। थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल क्या कहलाता है, द टेम्परेचर इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम इज सेम। क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जब टेम्परेचर सारे पार्ट्स में सिमिलर हो जाए। मैकेनिकल की बात हो तो आप कहेंगे वहां पर कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं किया जाएगा। और केमिकल में क्या कहेंगे, जहां पर कोई चेंज नहीं होगा टाइम के अकॉर्डिंग, किसमें, कॉम्पोजिशन में, देयर इज नो चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, आओ समझो। ये कोई आप जैसे या मुझ जैसे हैं जिनके दिमाग में चलती है फितूर, और वो फितूर आती है क्वेश्चन के फॉर्म में। वो क्या थी, इन्होंने पूछा इफ़ वी हैड 2 ऑब्जेक्ट्स नेक्स्ट टू वन अनदर, हमारे पास कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं और वो एक दूसरे के जस्ट पास में रखे हुए हैं, एक गर्म है एक ठंडा है, तो उन्होंने बोला टाइम के साथ चेंजेस क्या होंगे। बात चल रही है किसके रिस्पेक्ट में, थर्मल इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में। अभी मैंने समझाया कि थर्मल इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट्स का स्टेट जब सारे टेम्परेचर्स जो है ऑलमोस्ट सेम हो जाएं तो हम उसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ये देखो टेम्परेचर इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम इज सेम। तो इन्होंने कहा 2 सिस्टम हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे के पास रखे हैं, एक गर्म है एक ठंडा है, तो आप हमें बताओ टाइम के साथ इनमें क्या चेंज आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा ऑब्जेक्ट्स आर द सेम टेम्परेचर एंड नो मोर हीट विल बी ट्रांसफर्ड। क्लियर है। और अगर नॉर्मल फेनोमेनन में देखेंगे तो आप कहेंगे हीट, मान लीजिए चेंज हो रहा है कि एक ज़्यादा ठंडा है एक ज़्यादा गर्म है, तो आप वहाँ पर क्या कॉज लगाएंगे कि हीट ट्रांसफ़र होगी जब तक कि स्टेट सेम टेम्परेचर पे नहीं आता, मीन्स इक्विलिब्रियम में नहीं आते। तो दोनों केसेस में आपको समझ में आना चाहिए।
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हॉट टू कोल्ड में चेंज होगा जब तक कि सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते, इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते। और जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, बोथ आर इन द सेम स्टेट ऑफ द इक्वल टेम्परेचर्स, इट इज सिंपली नोन एज व्हाट? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर? चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट, मैकेनिकल। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है और उसने क्लियर कह दिया कि कोई काम नहीं होगा यहां पर, दैट इज नो वर्क इज डन। तो आपने कहा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम व्हेन नो वर्क इज परफॉर्म्ड बाय वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो मैं ये कह सकती हूं कि इंटरनल वाला प्रेशर ले लो, एक्सटर्नल वाला प्रेशर ले लो, होल ओवर वर्क डन इज व्हाट? जीरो। कोई काम ही नहीं करना है ना उसको, आया बैठा चला गया, मैकेनिकल वर्क कोई एफर्ट लगाने ही नहीं है। अब पिस्टन को कंप्रेस करो या फिर क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट करो या एक्सपेंड करो, सेम ही चीज है। इंटरनल प्रेशर किसके इक्वल है? एक्सटर्नल प्रेशर के। तो आपने कहा वहां क्या कहलाएगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन यहां एक चीज याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो आपसे पूछेंगे कि मान लीजिए एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है किससे? इंटरनल प्रेशर से। क्या पूछा मैंने आपसे? कि एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से ज्यादा है। उस केस में आप बताइए कि पिस्टन कौन से फॉर्म का कहलाएगा? कंप्रेस्ड फॉर्म या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म? तो याद रखनी है ये चीज। सीधे पिक्चर ऑल्सो आप कह रहे हैं कि जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है इंटरनल से, मतलब आप बाहर से धकेल रहे हैं उसको, पिस्टन को अंदर की तरफ धकेल रहे हैं, आप एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कैसी फॉर्म होगी? कंप्रेस्ड फॉर्म। और जब इंटरनल प्रेशर ज्यादा है, अंदर से धक्का लग रहा है, तो आप उसको क्या कह रहे हैं? सीधे से। तो कर लेंगे क्लियर? सिंपल सा फेनोमेनन है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर बताना है और इक्विलिब्रियम स्टेट आते ही बोल दिया है दैट नो वर्क इज डन। चलो नेक्स्ट, केमिकल, जहां पर कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। तो मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कांस्टेंट रहेगा। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम फेज, कोई चेंज ही नहीं होगा टाइम के साथ। टाइम बढ़ाते जाओ, कुछ भी करते जाओ, चेंज नहीं आएगा। बोथ द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स आर इन द इक्विलिब्रियम स्टेट व्हाइल ड्यूरिंग द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन आल्सो। तो कर दोगे इसको भी? चलो, तो बात समझ में आ गई। यहाँ आपने सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ लिए, इक्विलिब्रियम पढ़ लिए। आगे वाले पार्ट में हम स्टार्ट कर देंगे विद द एक्सप्रेशंस, होल ओवर रिलेशनशिप्स भी। तो फिर मैं कहूँगी प्लीज़ एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी तो मेरे पास तुम्हारी ये सारी टर्म्स रिवाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। जैसा कि मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था तो थोड़ी सी ब्रीफिंग की थी, फिर से नहीं की जाएगी हर बार, क्योंकि थर्मोडायनेमिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चों को टफ लगता है, इसीलिए हमने उसको इतना ही प्रैक्टिकल लेके चले हैं लिविंग वर्ड से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।